मम्मी एक हॉस्पिटल पे सर क्लीनर का काम करती है और हम तीनों को उसी से पालती है। हमेशा से ऐसा ऐसा था कि जब पापा चले गए थे तो मम्मी एक ऐसी फैमिली थी जो 5,000 6,000 की सैलरी में 3-3 बच्चों को हमें देखती थी। हमारा 16 साल सर बहुत टफ था क्योंकि हमारे पापा नहीं रहे, बहुत छोटे पे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। जो चीज़ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर था मम्मी ने वो भी हमारे लिए हमेशा किया है। मैं शायद 6 साल या 8 साल का रहूँगा, मुझे अच्छे से अपना एज पता नहीं है। मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था जो वो दे नहीं पा रहे थे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मम्मी मैं फाइनली टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, तो मम्मी घर पे पागल हो रही है रो के, मतलब वो पड़ोसी को जाके गले गले मिल रही है, मतलब रास्ते में जाके मतलब सबको रुका रुका के बोल रही है कि मेरा बेटा फाइनली टीवी पे आया, फाइनली टीवी पे आया। तो अच्छा मोमेंट मेरा लाइफ का बेस्ट ये था कि जब मैं ऑडिशन पे सिलेक्ट हुआ और प्रोडक्शन ने बोला कि आपकी मम्मी को बुलाइए, हम आपको उनको टीवी में दिखाना चाहते हैं। आज शेर खुला है। नमस्कार, ब्रेकिंग समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम समाचार के साथ ही कुछ प्रतिभाओं को भी जो है आपके बीच लाने का प्रयास करते हैं, और इसी बीच जो है मेरे साथ और एक जो है प्रतिभावान युवक मेरे साथ उपस्थित है, रोहन चौधरी, जिन्होंने सिर्फ दुलियाजान का ही नहीं पूरे असम का नाम रोशन किया है। रोहन, मैं मेस्मराइज हो गई हूँ, मैं आपकी फैन हूँ। थैंक यू। आपने जो हार्ड वर्क करा है उसके लिए बॉस आपको सलाम सलाम। तो अब सीधे मैं रोहन के पास जाऊंगा और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। स्वागत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रोहन, लगातार जो परफॉर्मेंस आपने किया है, हमने जो सुना है, यह यात्रा जो है काफ़ी कठिन था आपके लिए, और शुरुआती दौर में कई रियलिटी शो में आपने पार्टिसिपेट ज़रूर किया, निराश होना पड़ा, लेकिन आपने उस निराशा को ही अपना अस्त्र बनाया और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। तो शुरुआती दौर में जो था आपका, किस तरह का स्ट्रगल आपने किया था, और जो आज की युवा पीढ़ी है उससे उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं अभी फ़िलहाल मेरा डांस करते करते 12 साल हो गया। बचपन से ही डांस कर रहा हूँ और हमेशा एक डांस में रुचि रही है मेरी कि मुझे डांस में कुछ ना कुछ करना है। तो बचपन से ऑडिशंस देने जाता था, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में ऑलरेडी ऑडिशंस दे चुका हूँ और हर जगह रिजेक्शन मिलता था। हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। तो ऐसा रहता था कि 1-2 राउंड जाता था, निकल जाता था, टीवी राउंड के एक राउंड आगे जाता था, निकल जाता था। वैसा हमेशा से हो रहा था और डांस करते करते ऑडिशन देते थे, 10 साल हो चुके थे, बट कभी भी मैंने हार नहीं माना। हमेशा अपने आसपास के सराउंड को पॉजिटिव रखा, खुद के माइंड को पॉजिटिव रखा, हमेशा मेहनत करने की रुचि रखी अपने आप में, और उसी चीज़ को करते करते आज मैं ये सक्षम हुआ हूँ कि मैं IBD सीज़न 4 में एज अ टॉप 9 कंटेस्टेंट ऑल ओवर इंडिया बन पाया हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मैं हर एक डांसर्स को जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हर रियलिटी शो में ट्राई करना चाहते हैं, उनको यही बोलूँगा कि अगर आप 10 बार गिर रहे हो तो ये पक्का है कि आप ज़रूर उठोगे एक दिन। तो प्लीज़ अपना कोशिश ना छोड़े, आप सब में वो बात है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। पहला जो रियलिटी शो था आपका, जो आपने पार्टिसिपेट किया था, कौन सा रियलिटी शो था, और उस बारे में उस समय का अगर कोई खास एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि पहला रियलिटी शो था, मैं थोड़ा शेयर करने के लिए आपको। पहला रियलिटी शो का नाम था DID लिटिल मास्टर सीज़न 2। तो तब ये हुआ था कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि रियलिटी शो ही कैसे चलते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ ऑडिशन देना है, कौन बैठेंगे, क्या करना है। तो एक सर थे जिनका नाम है देवाशीष चक्रवर्ती सर, जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ऑडिशन है जहाँ पे आप जाके दे सकते हो। तो मैं उनके थ्रू गया, गुवाहाटी पे पहली बार ऑडिशन देने गया, और जब मैंने देखा वहाँ के माहौल की 1000 बच्चे ऑडिशन देने हैं और इनके बीच में अभी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, और तब ऐसा होता था कि आपको गुवाहाटी में देना है, फिर गुवाहाटी सेलेक्ट होते हो तो कोलकाता, कोलकाता से बॉम्बे, फिर जाके आपको टीवी में आने का मौका मिलता था। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत नर्वस रहता था कि कैसे क्या करना है, बट फिर धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस हुआ तो अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। भले ही सक्सेस ना हुए हो, लेकिन जो टैलेंट आपको उस दौरान मिला, जो एक्सपीरियंस आपको उस दौरान मिला, अंत में कितना काम आया? बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि हर जगह जब मुझे रिजेक्शन मिलता था तो ऐसा उस टाइम पे गुस्सा लगता था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। बट फिर मैंने जब अभी यहाँ की जब मैं देखता हूँ और अपने पीछे के जर्नी को देखता हूँ तो अभी समझ आता है कि वो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब मैं ऐसे 2-2 कदम करके गिरता था नीचे तो अभी समझ आता है कि मैं क्यों गिर रहा था। अभी मैं बार बार जब गिर रहा था तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, और वही चीज़ को मैं सीखते सीखते वो चीज़ को यूज़ करते करते आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ।
अक्सर देखा जाता है कि लोग जब फेल होते हैं या किसी भी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाते तो अपने आपको डिमोटिवेट कर लेते हैं या इस तरह का अक्सर देखा जाता है। लेकिन आपने शुरू में ही ऑफ कैमरा जैसे कि कहा कि आप जब पार्टिसिपेट करते थे तो दूसरों को जो है प्राइज़ मिलता था और आपको कंसोलेशन प्राइज़ मिलता था। तो इस दौरान आप अपने आप को मोटिवेट जो रख पाए, मूल मंत्र क्या था? मतलब ऐसा एक समय था जब मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था। मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स किए और इतने ज़्यादा रिजेक्शंस आए कि हर एक जगह में, आसाम का कोई कोना नहीं होगा जहाँ मैंने कॉम्पिटिशन्स में ट्राई नहीं किए। हर जगह जब प्राइज़ नहीं मिलता था, जबकि मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाके कॉम्पिटिशन करते उनको सबको प्राइज़ मिलता था। मन में दुख तो होता था कि मेरे को नहीं मिला, बट मैं उनके लिए चेयर करता था कि अच्छी बात है, तुम आगे बढ़ रहे हो। तो मन में हमेशा ये था कि अगर मेरे साथ वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो मैं हमेशा अपने कमियों को खोजता था, रिसर्च करता था घर जाके, और जो जो चीज़ में मेरे प्रॉब्लम होते थे उसको बार बार मेहनत करता था, और वैसे कर करके फिर चीज़ें वगैरह ठीक होने लगी। एक चीज़ हमने जो जानकारी ली है, काफ़ी स्ट्रगल किया है आपके परिवार ने, और ख़ास तौर पर जो है आपके मम्मी ने ही आपका पालन पोषण किया है। तो यह जो सफ़र रहा या जो आपकी मम्मी का जो योगदान रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर? कितना उन्होंने सेक्रीफाई किया है, और कोई ख़ास ऐसा मोमेंट जब काफ़ी इमोशनल हो गए आप लोग, या इस तरह का मोमेंट आया होगा जब चैलेंजिंग होगा मोमेंट, जा पाना मुश्किल है आर्थिक दिशा में, चूँकि काफ़ी आप स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा कुछ याद है क्या मोमेंट? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बट एक मोमेंट्स ऐसा था कि हमेशा से ऐसा था कि जब पापा चले गए थे तो मम्मी एक ऐसी फैमिली थी जो 5,000 6,000 के सैलरी में 3-3 बच्चों को हमें देखती थी। जो जो चीज़ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर था, मम्मी ने वो भी हमारे लिए हमेशा किया है। तो मेरी सबसे बड़ी टीचर मेरी माँ है, जिनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो एक ऐसा समय था कि मुझे कंपटीशन में जाना था, और मैं ज़िद करता था कि मुझे जाना है, पर मम्मी के पास पैसे नहीं थे, और मुझे वो बात नहीं पता। अभी मुझे पता चला कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मम्मी ने एक पड़ोसी से उधार मांगा था, ये बोल के कि मेरा बेटा अगर जीत के आया तो मैं आपको घुमा दूंगी। उनके पास ये भी श्योरिटी नहीं था कि मैं जीत रहा हूँ या नहीं जीत रहा हूँ, वो बस मुझे दे देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ करके मुझे खुशी मिलती है। तो मेरी मम्मी ने हर एक मतलब कदम पे मुझे सपोर्ट किया है। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो अगर सबसे ज़्यादा श्रेय किसी को जाता है तो वो मेरी मम्मी है तो मैं इतना चीज़ कर पा रहा हूँ, और आगे मैं मम्मी के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। रोहन की मम्मी से हमने एक जो है इंटरव्यू लिया है, और क्या कहना है उनका रोहन को लेकर, और किस तरह का उन्होंने स्ट्रगल किया था, थोड़ी जानकारी हमने उनसे हासिल करने की कोशिश की। आइए वह इंटरव्यू आपको दिखा लेते हैं। और रोहन की मम्मी मेरे साथ उपस्थित है, और जैसे कि रोहन ने कहा है कि किस तरह स्ट्रगल किया है, और जो धीरे धीरे स्ट्रगल करके जो अपने मम्मी का एक तरह से सपना जो है आज पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, उनकी मम्मी से थोड़ी बातें करूंगा और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह आज इस स्थान तक उन्होंने रोहन को पहुंचाया है। सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्ते, मैं रोहन की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, रोहन कब से शुरू किया डांस करना? वो 8-10 साल से शुरू किया मैंने, वैसा उम्र था उस टाइम से करना शुरू किया। उस समय पिता थे? जी नहीं थे, तो आप ही संभाल रही थी? जी मैं ही संभालती थी। तो जैसे कि उसे डांस का प्रति वो था, लेकिन मेरा आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था कि क्या करती है? जी हॉस्पिटल में क्लिनिक की जॉब करती हूँ। तो कैसे आपने अपने बच्चे को जो है संभाला, या कैसे प्रोत्साहित किया? तो उसको मैं छोटा से देखती था ना, कहीं गाना सना मैंने घर के अंदर ही ऐसे वो करके देता था। तो मेरा भैया का लड़की लोग भी बोलते थे, वो आपकी बेटा बहुत सुंदर नाचता, चलो लेके जाते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टार्टिंग इसका ऑडिशन तिनसुकिया पर हुआ था, तो उसी में भी वो सिलेक्ट हो गया था। मुंबई का डांस इंडिया डांस का ही था उस टाइम में। उसी पहला राउंड में वो सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद तो मुझे और मैंने अच्छा लगने लगा कि चलो मेरा बेटा इतना तक करता है तो मैंने वो देते। पर मेरा इतना परिस्थिति अच्छा नहीं था, आर्थिक स्थिति भी इतना अच्छा नहीं था कि बच्चे को यहाँ ले जाऊँ। जैसे कोलकाता, मुंबई या गुवाहाटी इतना मैंने ठीक नहीं था, तो मैं वो हो जाती, तो कुछ मैंने कर नहीं सकती थी। बस थोड़ा सा शांति रहता। वो जिसने जैसे बोला कि देवाशीष सर ने, तो उन्होंने कभी फीस भी नहीं लिया, ऐसे फ्री में डांस भी सिखाते थे, तो सर ही ने लेके जाते थे। तो मेरा इतना मैंने ठीक नहीं था
आर्टिस्ट। अभी चूँकि आज रोहन को पूरे भारत में लोग पहचानते हैं, कैसा महसूस होता है? वह मेहनत कितना काम आया या किस तरह का महसूस करती है आप रोहन? रोहन के लेके तो मैं बहुत मैंने खुश हूँ गुटा। पूरा आसाम या भारत, पूरे भारत में इतना मेरा बेटा को प्यार दिया, हम लोग को प्यार दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे अच्छा और क्या बात है कि मेरा बेटा को आज सबने पहचानते हैं, मेरा नाम से नहीं उसका नाम से मुझे पहचाना जा रहा है कि रोहन की मम्मी आ रही है, रोहन की मम्मी है, ऐसा करके बोल। रोहन ने जो साबित करना था किया ही, लेकिन और भी मम्मी है, और भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रतिभाओं की कमी नहीं, लेकिन आप एक उदाहरण है कि आपने किस तरह मेहनत करके रोहन को आज आगे लेकर आया है। तो इस तरह की और भी जो महिलाएं हैं आज स्ट्रगल करके अपने बच्चों को जो है आगे लाने की कोशिश कर रही है, उन महिलाओं को मैसेज क्या देंगी आप? मैं उन महिला लोग को इतने ही कहती हूँ कि जो अपने बच्चा लोग का जो टैलेंट है, जो डांस के प्रति उन लोग का उत्साह या करने का चाह है, उन माँ लोग को, उन्हें बच्चा लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ मदद मिला है आपको? जी नहीं, कुछ भी नहीं। कि आपने देखा आपकी मम्मी किस तरह स्ट्रगल की उन्होंने, आपने सुना होगा। किसी भी बच्चे को जो है उसके माँ बाप उसके भविष्य की किस तरह चिंता करते हैं, एक जीता जागता उदाहरण है। और माँ बाप ना होते हुए भी सिर्फ माँ ही थी आपके साथ। इस दौरान आपको जो यह सफ़र रहा था, उन्होंने चलिए आर्थिक जो भी आपका मदद उन्होंने किया हो, लेकिन हौसला किस तरह दिया करती थी, या कुछ खास अगर बात इस तरह का याद हो जब आप जा रहे हो और अब आपके मम्मी ने कुछ खास बात कह के आपको भेजा हो, या अगर आप प्राइज़ नहीं जीत के भी आते होंगे तो आपकी मम्मी किस तरह आपको मोटिवेट करती थी, थोड़ा इस बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये बोलती थी कि सबसे पहले तो वो मेरी सबसे बड़ी टीचर है, और मेरे डांस टीचर बहुत सारे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत थैंकफुल हूँ। बट मेरी सबसे बड़ी डांस टीचर मेरी माँ है कि जब जब मैं कंपटीशन से हार के आता था ना, तो मैं एक वीडियो बना के आता था और मेरी मम्मी मेरी पूरा वीडियो देखती थी, फिर मुझे बताती थी कि उन लोग ने जो किया वो तुम्हारे में कमी था, तो वो चीज़ को मेरे अंडरलाइन करके देती थी। मम्मी ने कभी मेरे को झूठा दिलासा नहीं दिया कि तुम अच्छे थे, जज ने तुम्हें प्राइज़ नहीं दिया, ऐसा नहीं करती थी। मम्मी बोलती थी कि तुम गलत थे, तुम और अच्छा कर सकते थे, इस जगह में तुम्हारा गलती है, तुमको और अच्छा करना है। तो जब जब मैं निराश होकर आता था तो मम्मी एक ही बात बोलती है कि क्या पता तुम अभी दुख हो रहे हो कि बाद में जाके तुमको खुश होना पड़े, अभी सब लोग खुश हो रहे, क्या पता उनको जाके बाद में दुख होना पड़े। तो ये तो चलते रहेगा, पर तुम्हें हमेशा ये सोचना है कि तुमको डांस करना अच्छा लगता है, वही सोच के तुमको हर कंपटीशन में जाना है, प्राइज़ मिले या ना मिले, तुम अच्छा कर रहे हो मुझे पता है, और आगे जाके और अच्छा होगा। तो यही हमेशा मम्मी मुझे मोटिवेट करती थी और वही करते करते आज यहाँ पे आया हूँ। इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 4 में जब आपने एंट्री लिया, तो इस दौरान कौन कौन से दौर से आपको गुजरना पड़ा, कितने आपको जो है इंटरव्यू देने पड़े, या किस तरह का रहा ये सफ़र, मैं इस बारे में भी जान लेना चाहूँगा। क्योंकि इस जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऑन स्क्रीन आने से पहले कई बार जो है आपको अपने आप को वहाँ साबित करना पड़ता है। तो कैसे पहुँचा, जो ऑन स्क्रीन आने से पहले का जो सफ़र रहा, इस बारे में जान लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप जो स्क्रीन में हमें देखते हो उसके पहले हमारा बहुत सारा टेस्ट होता है जो टीवी में नहीं दिखाया जाता है। हर डांसर को पता होगा ऑफ कोर्स। जब भी आपको टीवी ऑडिशन देना हो रियलिटी शो के लिए, तो सबसे पहले आपको 5 राउंड देने पड़ते हैं। सबसे पहले आपके कोलकाता में 2 राउंड्स होते हैं, फिर आपको जाके बॉम्बे पे कलिंग राउंड देना पड़ता है, फिर आपको टीवी ऑडिशन देना पड़ता है, फिर मेगा ऑडिशन देना पड़ता है। तो जितने भी ग्राउंड ऑडिशंस होते हैं तो उसमें आपको बहुत छान के लेते हैं। मतलब अभी तो कंपटीशन इतना टफ है कि आपको बस आप अच्छे डांसर उतना काफ़ी नहीं रहता, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस अपने डांस में ऐड करना होता है। तो बहुत सारा संघर्ष होता है, आपको इतने सारी भीड़ में जाना पड़ता है और आपके वीडियो सिलेक्ट होते हैं तभी आप ऑडिशन दे सकते हो। पहले ऐसा था कि आप जाके लाइन लगाओ तो आपको ऑडिशन देने मिलेगा, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आपके वीडियोस मांगे जाते हैं, अगर आप अच्छा करते हो तो तब आपको जाके टीवी राउंड के लिए बुलाते हैं या ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। तो प्रोसेस ऐसा रहता है जो ऑडियंस को नहीं पता रहता है। जब आपने ऑन स्क्रीन पर आना शुरू किया, मम्मी कब पहुंची आपके वहाँ? जब मतलब मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। मतलब ऐसा था कि मैं जब भी बता के जाता था तो कुछ ना कुछ हो जाता था। तो मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मम्मी मैं फाइनली टीवी राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, तो मम्मी घर पे पागल हो रही है रो के। मतलब वो पड़ोसी को जाके गले गले मिल रही है, मतलब रास्ते में जाके मतलब सबको रुका रुका के बोल रही है कि मेरा बेटा फाइनली टीवी पे आया, फाइनली टीवी पे आया। तो
अच्छा मोमेंट मेरा लाइफ का बेस्ट ये था कि जब मैं ऑडिशन पे सिलेक्ट हुआ और प्रोडक्शन ने बोला कि आपकी मम्मी को बुलाइए, हम आपको उनको टीवी में दिखाना चाहते हैं। जब मेरी मम्मी मेरे लिए 3-4 बात बोल रही थी कि ये बच्चा बहुत मेहनत करता है, कभी इसका मैंने तारीफ़ नहीं किया, आज ये स्क्रीन में करूँगी कि ये बचपन से बहुत मेहनत करता है और आज यहाँ पहुँचा है, तो मम्मी के फेस में जो स्माइल था वो बैच से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो वो चीज़ मैं हमेशा अपने लाइफ में लाना चाहूँगा कि मेरी मम्मी खुश रहे। और ऑडिशंस ऐसा चीज़ है कि आज होता है आज नहीं, बट फाइनली जब मैं पहुँचा तो मम्मी के साथ जब वो स्टेज शेयर करने के लिए मिला तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था। वह तजुर्बा कैसा रहा जब आप मम्मी आपके स्टेज पे आपके बारे में बोल रही है और आप बगल में खड़े होकर सुन रहे हैं और काफ़ी सेलिब्रिटी जो जजेस रहते हैं उनके सामने बोल रही है? ऐसा रहता है कि हमेशा से ऐसा रहता है ना कि अपने पेरेंट्स से 2 अच्छी बात अपने लिए सुनना, बट पेरेंट्स लोग जानबूझ के नहीं करते क्योंकि आप और आगे बढ़े। बट फाइनली मेरी मम्मी मेरे साइड में और मेरे लिए 2-3 शब्द बोल रही है और मुझे नेक्स्ट परफॉर्म भी करना है। उसके पहले हमारा प्री चैट चल रहा था, अब मुझे रोना आ रहा है कि मम्मी ऐसा तारीफ़ कर रही है मेरे लिए और इतना अच्छा बात बोल रही है जो मैं कभी मम्मी से सुना नहीं, क्योंकि वो इतना तारीफ़ नहीं करती है। तो जब मैं फाइनली सुना तो मेरे आँख से आंसू आ रहे और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं रोहन, अभी कुछ नहीं रोना है, अभी परफॉर्मेंस है आपका, उसके बाद जो इमोशन है निकालेंगे। ऊपर से सब बड़े बड़े दिग्गज बॉलीवुड के बैठे हुए थे, टेरिन सर बैठे हुए थे, करिश्मा मैम बैठी हुई थी, IBD के जितने भी अच्छे कंटेस्टेंट थे सब बैठे हुए थे। उन सब के बीच में मेरे लिए मम्मी मेरे लिए 2 शब्द बोल रही थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने था। वहाँ भी अलग से आप लोगों के लिए टीचर जो है नियुक्त किया जाता है, कोरियोग्राफर रहते हैं। तो आपके कोरियोग्राफर जो थे या जो टीचर थे उनके साथ आपका तालमेल कैसे मिला? और आप उस समय क्या नर्वस फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि नेशनल लेवल में आप गए थे, और महसूस कैसा कर रहे थे उस समय? बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ब्लेस फील कर रहा था कि फाइनली मुझे मौका मिला है, और बहुत शिवर हो रहा था, काँप रहा था कि अब आगे की जर्नी कैसे होगी, क्योंकि मैं कभी पहुंचा नहीं हूँ यहाँ तक। अब जब मुझे पता चला कि मेरा गुरु आकाश थापा है जो वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर ऑफ इंडिया एंड अ क्रेजी इन्फ्लुएंसर, तो मुझे जब पता चला कि मैं उनके साथ डांस कर रहा हूँ, वो बहुत कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत बड़े दिग्गज है डांस इंडस्ट्री में। तो जब मैं उनके साथ डांस कर रहा था, जब प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे पता चला कि वो बहुत हम्बल है, अच्छा इंसान भी है, बहुत अच्छे से सिखा रहे थे। तो हम लोग ने वैसे करते करते, स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता, वो फास्ट में सब चीज़ कर लेते थे क्योंकि उन्होंने पहले भी शो किया। अब मेरे लिए नया था तो मैं थोड़ा डगमगाता था बीच में, बट उन्होंने संभाल लिया। फिर मुझे समझाया कि रोहन कोई बात नहीं, तू ये हर चीज़ डिज़र्व करता है, इसलिए तू यहाँ पे है। तो उस वजह से बहुत अच्छा लगा आकाश के साथ ये जर्नी कंप्लीट करते हुए। हाँ, मैं फाइनल तक नहीं पहुँचा, बट जितना भी मैंने जर्नी किया मुझे लगता है कि मेरे जितने ऑडियंस उनको बहुत अच्छा लगा होगा। एक समय आप टीवी में रियलिटी शो देखा करते थे, जैसे कि आपने कहा, और उससे आप इंस्पायर हुआ करते थे, और जो जजेस आप टीवी में देखा करते थे नज़दीक से आपके परफॉर्मेंस के बाद वे आपकी तारीफ कर रहे थे। तो उस समय का जो उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस करना होता है, तो वह जो समय हुआ करता था नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए किस तरह आपको और अधिक प्रोत्साहित कर रहा था? पहले तो ऐसा था कि मैं घर में बैठता था, मेरे मामा सब लोग मिलके रियलिटी शो देखते थे टीवी में, और मेरे मामा मामी बोलते थे कि तू कब टीवी में जाएगा, तू कब टीवी में जाएगा। मैं बोलता था मन में कि जाऊंगा जल्दी जाऊंगा, और सोचते ऑडिशन देते थे। मैं फाइनली वो स्टेज में हूँ जहाँ से हर एक डांसर का सपना होता है कि आपको वो बड़े स्टेज में जाना है। मैं वहाँ ऐसे खड़े हूँ, मैं माइक में बात कर रहा हूँ, उन लोग बोल रहे कि रोहन आप कैसे हो, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो। तो जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो जी तो मैं असली में रहा था, पर लग रहा था मुझे कि मैं अभी भी सपने में हूँ, मतलब कुछ भी रियल नहीं लग रहा था। तो खुद को मैं ऐसे चिमटी कर रहा हूँ कि नहीं भाई ये सच है, तूने फाइनली यहाँ पे आके अपने आप को खड़ा किया है। तो वो सब इतना ज़्यादा लाइफ का अच्छा मोमेंट था जो मैं कभी नहीं भूलूँगा, और मैं चाहता हूँ कि ये लाइफ के मोमेंट्स बार बार मेरे लाइफ में बार हो। चूँकि ऑन स्क्रीन हम जरूर देखते हैं जजेस अपने अपनी बात रखते हैं या जो भी आपके परफॉर्मेंस के बारे में कहते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा क्या होता है, उस समय भी कुछ बातें आप लोग जजेस के साथ शेयर करते हैं या वे भी कुछ करते हैं? ऐसा कुछ रहा है क्या जो हमारे दर्शकों को ऐसा होता है कि आप लोग जो कमेंट्स वगैरह देखते हैं वो जजेस ऑन स्पॉट रियल देते कि क्या डांस को बेस ऑन करके कि ये डांस कैसा, उस हिसाब से हम कमेंट देंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंटेस्टेंट में उनको लगता है कि इसमें जज्बात है, करने की बात है, बट वो कर नहीं पा रहा, तो ऑफ कैमरा पर्सनली बुलाते हैं। जैसे कि मुझे टेरिन सर ने बुलाया बहुत बार, गीता माँ ने बुलाया, उन्होंने बोला कि रोहन तू बहुत अच्छा कर रहा है और तेरे में वो हर सारी बात है, बस तू नर्वस हो रहा है क्योंकि तू इतने साल बाद यहाँ पहुँचा है, तो इसमें नर्वस मत हो, खुश रहे, भगवान को थैंकफुल बोल कि तू यहाँ तक आया, और खुद में कॉन्फिडेंस के साथ हर बार परफॉर्म करते। उन लोग ऑफ स्टेज भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको एक दूसरे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। जजेस भी अच्छे कमेंट्स देते हैं कि आप अच्छे से मोटिवेट होकर नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए और भी अच्छे से करें। ऐसे कौन सी जजेस थी जो ज़्यादा आपको उन्होंने इंस्पायर किया या
उनसे ज़्यादा आप इंस्पायर्ड हुए? ऐसे तो जजेस पैनल में सभी अपने अपने जगह बहुत दिग्गज है, बट टेरेंस सर और गीता माँ ये दोनों थे जो हमेशा मतलब चाहते थे कि रोहन अच्छा परफॉर्म करे। स्टार्टिंग में ऐसे भी टाइम थे कि मेरे परफॉर्मेंस थोड़ी 19-20 जाते थे, तो वो पर्सनली आके बोलते थे कि रोहन क्या हुआ, तू क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या बात है, तू मुझसे शेयर कर। वो इतने बड़े बड़े दिग्गज है, उनको कुछ नहीं पड़ा अगर मैं बुरा परफॉर्म भी करूँ, बट वो फिर भी चाहते थे कि ये जो लड़का है जो इतने दूर से आया वो परफॉर्म अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो हम जाके उनसे बात करते। तो वैसे कर करके उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया चीज़ों को, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ नया था। और ऐसे करते करते फिर मेरे ऐसे बैक टू बैक हिट परफॉर्मेंस निकले जो अभी टेरेंस सर ने बोला कि अगर ये फिनाले होता तो आज तू विनर होता, या रियलिटी शो के हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस तूने 1-2 दिए। तो वो सब सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ मुझे। करिश्मा जी ने क्या कहा था? कुछ खास ऐसा था क्या जो उन्होंने शेयर किया था आपसे, या कुछ मोमेंट जो रहा? एक वीक था जब करिश्मा मैम स्पेशल हम लोग उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस दिन मैंने पूरा एक्ट करिश्मा मैम के लिए बिठाया था। लाइक करिश्मा मैम को कुछ पता नहीं कि कैसा करने वाला, तो मैं माइक में गया, मैंने बोला करिश्मा मैम वी हैव अ स्पेशल परफॉर्मेंस फॉर यू और आपको स्टेज में आना है। तो उसके बाद उनको कुछ क्लू नहीं है कि कहाँ से ट्रैवल कर रहे, कहाँ नाच रहे, कहाँ बैठ रहे, बट मैं अपने मतलब ऐसे रिस्क में उनको ऐसे लेके जा रहा हूँ हाथ पकड़ के। पूरा परफॉर्मेंस थ्रू आउट द परफॉर्मेंस मैंने उनको वैसे कराया और उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला। और वो पहला परफॉर्मेंस था जहाँ मुझे 30 मार्क्स मिला। तो करिश्मा मैम ने मेरे लिए बोला था कि रोहन मैं आपके डांस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, और उन्होंने अपने हाथ से मुझे फूल दिया था। वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वन ऑफ द आइकॉनिक स्टार ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री, उन्होंने ऐसे नी डाउन में होके मुझे एक फ्लावर का बुफे दिया था। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट था। और करिश्मा मैम भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे थ्रू आउट द सीज़न। और कौन कौन से सेलिब्रिटी मिले इस दौरान आपको? काफ़ी से नहीं, पर कुछ से मिला, जैसे श्रद्धा कपूर मैम, राघव सर, राजकुमार राव सर, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, उसके बाद मलाइका अरोड़ा, उसके बाद और भी 2-3 है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, बट ये है जिनसे मैं मिला। और इन लोग इतने डाउन टू अर्थ थे, मैं बता नहीं, मुझे लगा था कि शायद इतने बड़े सेलिब्रिटी ये बात करेंगे या नहीं, बट वो इतने हम्बलनेस से बात कर रहे थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस दौरान एक दुर्घटना भी घटी, और शायद वह नहीं घटती तो आज आप और भी ऊपर होते, और शायद फाइनल भी आप उसके हकदार थे। लोगों का ये भी कहना है कि आप फाइनल के भी हकदार थे। तो इस दौरान जो ये दुर्घटना घटी, क्या हुआ था एक्चुअली, और किस तरह की दुर्घटना घटी थी आपके साथ? तो बात ये थी कि हम लोग एक जंगली वाला एक्ट कर रहे थे, तो वह एक्ट बहुत अच्छे से गया। वी गॉट 40 मार्क्स, वी गॉट सजदा, वी गॉट लाइक बहुत अच्छा हिट मोमेंट्स था। तो उसके नेक्स्ट परफॉर्मेंस के हम लोग रिहर्सल में थे, तो एक टाइम था जब आकाश मुझे ऐसे अपने उधर से सपोर्टिंग में रोल करके खड़ा करना था, लाइक जिसे हम फ्रंट फ्लिप बोलते हैं। तो वो रोल के टाइम पे प्रैक्टिस में कर रहा था, बट टेक के 2 दिन पहले जब हम वो रिहर्सल कर रहे थे तो वो घूम के मैं डायरेक्ट गर्दन पे गिर गया। उस वजह से मेरा यहाँ का जो सर्वाइकल लॉर्डिसिस है उसका मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम निकला। फिर मेरे डिस्क वगैरह जो 3-4 जगह पे बाहर निकल गए, तो इतना सीवियर हो गया था कि मैं ये पार्ट अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था। अब नेक्स्ट डे टेक्निकल है, मैं पुनीत सर को बोल रहा हूँ कि मैं कर लूँगा, बट परफॉर्मेंस के कितने समय पहले? परफॉर्मेंस के 1 दिन पहले मेरे साथ ये इंजरी हो गई और ये दुर्घटना हो गई, और नेक्स्ट डे को मुझे टेक्निकल करना है, उसके बाद शूट था। तो टेक्निकल पे सुबह ऐसा था कि मैं अब उठ के ऐसे रेडी होने जा रहा हूँ और ये मेरा हिल ही नहीं रहा है। तो मैं कॉल कर रहा हूँ अपने कंटेस्टेंट मैनेजर को, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ ये। तो पुनीत सर मिलने आया, बोला कि क्या करना है तू बता, तेरे कॉल में। तो मैंने बोला कि सर मेरा बदन चाह रहा है करने के लिए, बट मैं बॉडी से साथ नहीं दे पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा था कि वो एक्ट में नहीं कर पाया, वो वीक में परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर मैं गया MRI करने के लिए, जब उनको पता चला कि मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम निकला है, तो सब मुझे बस एक ही बात बोल रहे थे कि रोहन रियलिटी शो, डांस शो बहुत आगे भी आएंगे, बट अगर अभी आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो बाद में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे जो स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम वो मेरे नर्व को भी टच कर रहे थे, जो मेरे ब्रेन में हिट हो रहे थे। तो उस वजह से मुझे चैनल ने करने के लिए मना किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं आगे जाके और अच्छे से करूँ चीज़ें। तो उस वजह से मुझे शो को छोड़ना पड़ा। अभी क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या है आगे का, क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग बहुत सारे, अभी बहुत सारे इवेंट्स करने हैं ऑल ओवर इंडिया, मुझे टूर करना है, मुझे एज अ म्यूज़िक वीडियोस में भी काम करने हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूँ कि होपफुली वो ऐसे हो जाए, एज अ कोरियोग्राफर इंट्रोड्यूस होना है टीवी रियलिटी शोज़ में। बट मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। बट और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये थ्रू आउट द जर्नी सब टीचर्स ने मेरा साथ दिया है। वन ऑफ द टीचर है रिकी देव सर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है रियलिटी शोज़ में जाने के लिए, कैसे क्या करना है। लाइक वो मुझे हमेशा सब चीज़ परोस के नहीं देते, बोलते थे कि खुद से कर। तो मैं रिकी सर और रिकी देव स्टूडियो का भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आने वाले समय में ऐसा कुछ ऑफ़र मिला है क्या जो आपको रियलिटी शो या किसी भी
प्रोग्राम के लिए आपको इस तरह का कुछ ऑफ़र या कुछ इनविटेशन मिला है? अभी तो वैसा नहीं मिला है, बट मैं होप करता हूँ कि आगे आके कोई भी बड़ा रियलिटी शो या नेक्स्ट IBD सीज़न 5 आए तो होप कि मुझे एक वहाँ पे अच्छा सीट मिले। कुछ क्लू नहीं है, बट मैं हर एक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रे करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो सब चीज़ अच्छे से मेरे साथ हो, और मैं अपना बेस्ट दे के आया हूँ, तो होप करता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत जल्दी एक अच्छे प्लेटफॉर्म में ज़रूर देखेंगे। रोहन, एक चीज़ देखा जाता था एक समय कि यहाँ के जो टैलेंट थे, विशेष तौर पर युवा टैलेंट जो थी, तरसती थी राष्ट्रीय चैनल पे जो अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन आज इनके बिना, आज असम या नॉर्थ ईस्ट के टैलेंट के बिना हर रियलिटी शो लगभग अधूरा होने लगा है। तो क्या कहेंगे इस तरह का जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो आज एक अलग ही क्रेज़ बना है पूरे भारत में, क्या कहेंगे इसको लेकर? वहाँ इस तरह का कुछ बातें क्या नहीं होती क्या? असम की या नॉर्थ ईस्ट की बातें वहाँ कुछ होती है या नहीं? सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट के डांसर और आसाम के डांसर्स आप लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी कर रहे हो। लाइक हमने इतना अच्छा बेंचमार्क सेट किया है इंडियन टीवी रियलिटी शोज़ में कि हम जब भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ के चैनल से, वहाँ के प्रोडक्शन हाउस से, जज से ऐसा कमेंट आता है कि आसाम के पानी में ऐसा क्या है कि आसाम के डांस से इतना क्रेजी निकल के आते हैं। जैसे कि आप फ्लोरिना को देख लो, अभी स्टीव जो IBD 4 का विनर है वो भी नॉर्थ ईस्ट शिलोंग से है। तो आसाम में हमेशा एक स्पेशल कुछ तो रहा है जो यहाँ के डांसर्स इतना क्रेजी होके जाते हैं। तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट वाले इतने कम नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। आने वाले हर रियलिटी शो में आपको नॉर्थ ईस्ट वाले कील करते हुए दिखेंगे। GTV में आपने लिटिल चैम्प्स में ज़रूर जो है हिस्सा लिया था, शायद GTV का प्रोग्राम था शायद। लिटिल मास्टर से आप अब बड़े हो चुके हैं। हाँ। तो वह जो लिटिल मास्टर का जो रियलिटी शो था उसमें पार्टिसिपेट करके बड़ों की शो में जब पार्टिसिपेट आपने किया, लगता कैसा है वह जो समय अगर याद आप करें लिटिल मास्टर का, तो कैसा महसूस होता है? अरे लिटिल मास्टर ऐसा था कि 2012 की बात है कि उस टाइम पे कंपटीशन था, बट उतना टफ नहीं था। बच्चे में था तो हर जगह कंपटीशन देता था, जीत जाता था, प्राइज वाइज मिल जाते थे। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, जैसे मैं 18, 20, 21 में पहुंचा, मैं देखा भाई कंपटीशन ही कुछ है, डांस का सीन कुछ नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। तो समझ आया कि नहीं भाई इतना करोगे तो आपको नहीं होगा, आपको और पुश करना पड़ेगा। और फिर जब मैं बड़े बड़े लोग के साथ कम्पीट करने गया तब मुझे रियल गेम पता चला कि भाई अभी लिटिल मास्टर का टाइम गया, अभी आप बड़े हो गए हो तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो IBD ने वैसा बेंचमार्क सेट किया। अभी एक समय ऐसा हुआ करता था कि क्लास 1 में अगर एडमिशन करना हो तो आपका 6 वर्ष उम्र हुआ करता था। हाँ। और आज 6 वर्ष के बच्चे नेशनल चैनल में परफॉर्मेंस करते हैं। तो आज का जो युग है कितना अत्याधुनिक हो चुका है, या कितना टफ है, कितना हाईटेक हो चुका है आपको लगता है? कंपटीशन में कितना, मतलब किस तरह का एक समय आ चुका है आपको लगता है? अभी तो टुडेज किड्स आर सो एडवांस। लाइक कुछ दिन बाद बच्चे पैदा हो गए ही नाचने लगेंगे। जेन ज़ी जो भी है आजकल के, जो आजकल मतलब शुरू होते हैं, मतलब ऐसे कर देते, लगते कि हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक। लाइक आजकल के जितने भी नए डांसर्स हैं जो छोटे में, उन लोग ऐसे कर देते कि मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं इनके सामने खड़े होकर नाचूं या नहीं, क्योंकि नाचूंगा तो मेरा ही बेइज्जती हो जाएगा। तो आजकल के बच्चे भी इतने टैलेंटेड है जो आपको आने वाले शोज़ में दिखेंगे आसाम से ही, कि आप लोग बोलेंगे कि ये इंटरनेशनल लेवल का जो टैलेंट है जो आसाम में कहाँ से आया, तो आप लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। फ्लोरिना भी एक एग्जांपल है। फ्लोरिना इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल। फ्लोरिना जैसे नाचती है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फ्लोरिना गोगोई का। अभी मैं फ़िलहाल फिनाले में गया था IBD 4 का, तो मैं उनसे मिल के आया हूँ। वो अभी और एडवांस हो चुकी है और वो एक नए शो में आई है। तो गाइस प्लीज़ आप फ्लोरिना को देखो और असम को सपोर्ट करो। सबीर है मेरे साथ उपस्थित, और जब शुरुआती दौर में जब रोहन परफॉर्मेंस कर रहे थे तो जज भी हुआ करते थे कई कार्यक्रम के, तो क्या कहेंगे सबीर? यह बच्चा जो फेल होते हैं, फेल को ही इन्होंने सीढ़ी बना लिया कंसोलेशन प्राइज को ही इन्होंने आज जरिया बनाया एक स्तर तक पहुंचने का, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले एक मूवी आया था बहुत हिट 90s के दौर में, बाजीगर। उसमें एक डायलॉग हुआ करता था, जो जीत के भी हारते उसे बाजीगर कहते। तो ये एक बाजीगर ही है। तो रोहन ने जब से अपना डांस करियर शुरुआत की है तो काफ़ी छोटा था, मैं भी आज से 10, 12 साल, 15 साल बैक में, तो मैं वहाँ जजमेंट करता था। तो रोहन को कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, उसका फ्रेंड लोग को मिलता था, वो थोड़ा सा मायूस होता था। तो मैंने बहुत बार बोला, सिर्फ रोहन को ही नहीं, बाकी जितने कंटेस्टेंट हैं, जो हिम्मत मत हारो, हौसला मत हारो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने तजुर्बा को पहचानो, आगे बढ़ते जाओ, एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। तो आज मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, जो अपना सामने ये जो बच्चा बड़ा हुआ, आज जाके एक नेशनल
लेवल रियलिटी शो में इतना उसको फेम मिला, इतना प्यार मिला। मे भी उसका नेक पेंट नहीं होता तो शायद ये फाइनलिस्ट होता। तो फिर भी मैं आज यही कहूँगा रोहन को, रोहन लेट्स डू इट, कभी भी हिम्मत मत हारना, ऐसे आगे बढ़ते जाओ और भी नाम रोशन करो। हालांकि रोहन दुलियाजान से है, दुलियाजान प्लस असम प्लस इंडिया का सारा नाम रोशन कर रहा है। और मैंने नाम रोशन बेशक बेशक हम लोग को प्राउड फील होता है। तो मैंने बेसिकली रोहन को तो क्लास हिसाब से डांस नहीं सिखाया, मगर एज ए जज हिसाब से जो उसको मोटिवेशन चाहिए था, रोहन ये तुम्हारा खामियां है, ये प्लस पॉइंट है, उसको तुम चेंज करो, इसको ऐड करो, जितना हो सके उसको हिम्मत दिया, इंस्पिरेशन किया। और बाकी लड़का को भी करते रहता हूँ। तो वो लड़का पीछे नहीं हटा, अपना मेहनत करते गया। हालांकि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजारा। उनका मम्मी जो बहुत हार्ड वर्किंग है। शायद हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जो जिसमें माहिर है, कोई गाना में है, कोई डांस में है, तो उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो साथ देने से रिज़ल्ट ऐसा आता है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत बहुत वेरी बेस्ट रोहन, से आगे बढ़ते जाओ और नाम खुद का भी, अपनी आसाम का, अपना देश का नाम रोशन करो, इतना ही कहूँगा। रोहन, अंत में एक मैसेज लेना चाहूँगा, चूँकि आपके मम्मी से भी मैंने यह मैसेज लिया है कि परफॉर्मेंस आपने ज़ोरदार किया, या आप में प्रतिभा जो है कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन जिस तरह आपकी मम्मी ने मेहनत करके आपको आगे बढ़ाया, आर्थिक दिशा में ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, आप भी उनमें से एक है, जिनको शायद मदद मिल पाती उस तरह की, तो और बेहतर कर पाते, शायद इतना समय नहीं भी लगता। तो जो हमारी सरकार है, करती है सरकार काफ़ी काम, लेकिन आप जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें किस तरह आगे बढ़ के आना चाहिए आर्थिक दिशा में। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ज़रूर देखा जाता है, लेकिन आज डांस के क्षेत्र में भी अगर इस तरह के प्रतिभावान बच्चे हो, या कल्चरल जो भी क्षेत्र हो, तो सरकार को इसमें किस तरह आगे बढ़ के आना चाहिए आपको लगता है, और क्या आह्वान करेंगे हमारी सरकार से? मतलब मेरे घर की परिस्थिति उतना अच्छा नहीं है, अभी भी नहीं है। और हमेशा से ऐसा था कि अगर थोड़ा अच्छा होता तो शायद मैं और भी आगे जा सकता था, बट कोई नहीं, मेरी मम्मी ने जितना भी किया बहुत है मेरे लिए। तो मैं बस मेरे जितने भी रिस्पेक्टेड गवर्नर्स हैं आसाम के, दुलियाजान के, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सब में जिन जिन में आपको टैलेंट दिखता है पढ़ाई के अलावा, जो पढ़ाई में है वो तो बहुत अच्छे हैं, पर उनके अलावा जिनमें सिंगिंग, डांसिंग, कुछ और चीज़ करने का जज्बा है, तो प्लीज़ आप मेरे जैसे जितने लोग भी हैं सबको सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। अगर हमारा आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है तो प्लीज़ आप लोग हमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि हम अपने इंडिया को, असम को, अपने लोकल असम, अपने लोकल दुलियाजान को और ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी ले जाएं। और हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सर। मैं चाहता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड गवर्नर्स प्लीज़ सब हम सबको सपोर्ट कीजिए, यही हमसे आप लोग से गुजारिश है। जी रोहन, आगे भी कोशिश करेंगे कि और आने वाले समय में भी हम थोड़ी आपसे बातें जो है आप शेयर करें और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, और भी काफ़ी जो है जानकारी। समय की कमी है, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका भी कार्यक्रम है। इतनी व्यस्तता के बीच भी जो समय दिया और जो अपनी जो बातें शेयर किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप सबको भी बहुत थैंक यू कि मेरा जो जर्नी है अपने चैनल में दिखाने के लिए। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे भी रोहन हैं आसाम दुलियाजान में जो आगे करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सबके पास जाइए, उनके टैलेंट को पूरे दर्शक को दिखाइए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हो कि आप लोग से बहुत जल्दी मिलूँगा। और ये थे रोहन चौधरी, इंडिया बेस्ट डांसर सीज़न 4 के टॉप 9 में रहे, और चोट लगने की वजह से, एक दुर्घटना घटने की वजह से इन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन लोगों का यह कहना था कि फाइनल शायद जीत भी जाते अगर ये पार्टिसिपेट कर पाते। लेकिन जो भी हो, आज दुलियाजान जैसे अंचल से जाकर एक काफ़ी जो है जो फैमिली जो स्ट्रगल कर रही थी, वहाँ से जाकर आज पूरे भारत में जो इन्होंने असम का या दुलियाजान का नाम रोशन किया है। नाम ही इनका रोशन नहीं, काम भी इन्होंने अपने नाम के हिसाब से कर दिखाया। और इसी वजह से हमने थोड़ी प्रोत्साहित करने के लिए, थोड़ी जानकारी लेने के लिए आज यहाँ जो सोचा यहाँ उपस्थित हुए और इनसे थोड़ी जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास किए। और एक चीज़ हम भी जो हमारी सरकार है उनसे कहना चाहेंगे कि इस तरह के बच्चे जो आज प्रतिभा इनमें ज़रूर है, लेकिन अगर इनको मदद मिल जाए थोड़ी सरकार की तरफ से, शायद ये और बेहतर कर पाएंगे। और ऐसे बच्चों के लिए सरकार को निकल के आने की आवश्यकता है। हमारा भी अनुरोध रहेगा कि रोहन जैसे बच्चे या रोहन के लिए ज़रूर जो है मदद का हाथ बढ़ाए सरकार, ताकि और बेहतर कर पाए ऐसे बच्चे।